तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करेंगे हम अपने पॉलिटी के अगले टॉपिक को। अगला टॉपिक हमारा जो है वो है इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पॉलिटी चल रही है इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारा आज का टॉपिक है। चलिए, तो सबसे पहले बात करेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना तो वो एक प्रोसेस से बना। ठीक है, कई सारे रिफॉर्म्स आए, लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत सारे रिफॉर्म्स आए, और उन रिफॉर्म्स की वजह से जो है इवॉल्व होते होते फाइनली जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो इसी इवोल्यूशन को हम हिस्टोरिकली देखेंगे। सबसे पहले हम जान लें कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये हमने 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया था। वी द पीपल ऑफ इंडिया अडॉप्टेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द डेट 26 नवंबर 1949। वही अगर बात करें इसके बाकी प्रावधानों को तो फुली जो है हमने अडॉप्ट किया, जो फुल ऑपरेशन कह सकते हैं। फुल ऑपरेशन में ये आया फुल ऑपरेशन में आया 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को ये फुल ऑपरेशन में आ जाता है। ठीक है, ओरिजिनली अगर बात करें तो ओरिजिनली इसमें 22 पार्ट्स थे। देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट्स, आर्टिकल्स और शेड्यूल में बटा हुआ है। 22 पार्ट्स थे ओरिजिनली। 395 इसमें आर्टिकल्स थे। ठीक है, 395 इसमें आर्टिकल्स, और इसमें जो है 8 शेड्यूल्स शुरू में थे। 8 शेड्यूल्स थे, बट करेंटली काफी ज्यादा अमेंडमेंट होने के बाद हमारा संविधान कई बार अमेंड हुआ है, और ये खास बात है हमारे संविधान की अमेंडमेंट हो सकता है, इसीलिए इसे एक लाइव डॉक्यूमेंट भी कहते हैं, जिंदा डॉक्यूमेंट। तो इसमें 22 पार्ट इनिशियली था, अभी अमेंडमेंट होते होते इसमें 25 पार्ट हो चुका है। ठीक है, 8 शेड्यूल के जगह पे 12 शेड्यूल हो चुका है। तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे, क्योंकि आर्टिकल्स नए जुड़ते रहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि कितने आर्टिकल्स प्रेजेंटली हैं। ठीक है, जरूर कमेंट करके बताना। तो इस तरीके से हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन का एक ब्रीफ है कि हमने अडॉप्ट किया 1949 में, फुल्ली ऑपरेशन में आया 1950 में, और इसके ओरिजिनली जो मैंने बताया कि 22 पार्ट्स थे, 8 शेड्यूल थे और 395 आर्टिकल्स थे। ठीक है, अब हम देखेंगे जो कई बार जो रेगुलेशंस हुए हैं उनको देखेंगे। ठीक है, उसमें सबसे पहले आता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। रेगुलेटिंग, जो रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं हम लोग इवोल्यूशन के प्रोसेस में, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव जो रिफॉर्म्स हुए हैं 1857 से पहले, उसमें सबसे पहले आता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये एक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। पहला ये रेगुलेशन था कंपनी के ऊपर जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार कर रही थी और कहीं ना कहीं कंट्रोल भी कर रही थी भारत को, उसके ऊपर जो है रेगुलेशन के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पहली बार कोई एक्ट लाया, वो था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आया, एक कमिटी के द्वारा इसका रिकमेंडेशन के बाद आया था। उस कमिटी को हेड कर रहे थे लॉर्ड नॉर्थ, जो कि उस समय के पीएम थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के। ठीक है, सो एक कमिटी थी जिसको हेड कर रहे थे पीएम, वहां के पीएम कहाँ के, ब्रिटेन के। इनका नाम था लॉर्ड नॉर्थ, और इन्हीं के रिकमेंडेशन पे ये पार्टिकुलर जो है रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 का लाया गया। अब हम एक बार देख लेंगे इसके जो प्रोविजंस है, इसके प्रावधान जो थे उनको देखेंगे। तो ये पहली बार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए लाया गया था। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के रेगुलेशन के लिए आया था। सो ईस्ट इंडिया कंपनी वाज रेगुलेटेड
अंडर दिस, ठीक है, रेगुलेटेड अंडर दिस। ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट किया गया। अब रेगुलेशन कैसे किया गया, एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई, जो कि पूरे उस समय 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। इन तीनों के लिए एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई, प्रावधान लाया गया गवर्नर जनरल। ये पूरे तीनों फॉर ऑल 3 प्रेसिडेंसीज के लिए लाया गया, फॉर ऑल 3 प्रेसिडेंसीज के लिए लाया गया। जो 3 प्रेसिडेंसीज थी उस समय वो थी बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी। इन तीनों के लिए गवर्नर जनरल लाया गया। और जो पहले गवर्नर जनरल बने उनका नाम है लॉर्ड वारन हेस्टिंग, लॉर्ड वारन हेस्टिंग। ये पहले जो है वारन हेस्टिंग साहब जो है ये पहले फर्स्ट जो है गवर्नर जनरल बने। क्या बने, फर्स्ट गवर्नर जनरल बने ये वारन हेस्टिंग साहब। अब वारन हेस्टिंग साहब को बहुत सारा पावर दिया गया। इनको पावर ये दिया गया कि भैया आप रेगुलेट कर सकते हो, रूल्स बना सकते हो, ऑर्डिनेंसेस ला सकते हो इन तीनों प्रेसिडेंसीज के लिए। रेगुलेट कर सकते हो, रूल्स बना सकते हो और ऑर्डिनेंसेस ला सकते हो, ताकि गवर्नेंस आसानी से रूल्स रेगुलेशन से चलता रहे। तो इनको पावर क्या दिया गया, पावर यहाँ पे लिख देता हूं, पावर दिया गया कि भैया आप जो है रूल्स बनाओ, रूल्स रेगुलेशंस लेके आओ, रेगुलेशंस लेके आओ, एंड आप जो है ऑर्डिनेंसेस बनाओ, ऑर्डिनेंस बनाओ। ये पावर इनको दिया गया, ठीक है, कि ओवरऑल जो है रेगुलेट करने का, रूल्स बनाने का, ऑर्डिनेंस लाने का तीनों प्रेसिडेंसीज के लिए ये पावर दिया गया लॉर्ड वारन हेस्टिंग को। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का एक गठन हुआ, सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट की ही बात करूं तो इसको मिटा देता हूं। तो एक सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है इसी के साथ, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश्ड एट कैलकाटा, कैलकाटा, उस समय कैलकाटा था, अभी तो कोलकाता है। कब हुआ था इसका एस्टेब्लिशमेंट, 1774 में। और इसके जो फर्स्ट जो चीफ जस्टिस थे, चीफ जस्टिस, वो किसको बनाया गया, वो बनाया गया, फर्स्ट चीफ जस्टिस का नाम है सर एलिजा इम्पे, सर एलिजा इम्पे, एलिजा इम्पे। पहले सर एलिजा इम्पे जो है पहले चीफ जस्टिस बनाए गए, सर एलिजा इम्पे। इनके अलावा तीन और अदर जस्टिस चुने गए। इनका नाम है, जो 3 है, इनका नाम है चैम्बर्स, एक का नाम है चैम्बर्स, एक का नाम है, दूसरे का नाम है लिम्स्टर, लिम्स्टर, ठीक है, चैम्बर्स, लिम्स्टर्स। और तीसरे का नाम है, तीसरे थे हाइडे। ये 3 जो है अदर चीफ जस्टिस चुने गए, ठीक है। यहां पे हमारा जो है रेगुलेटिंग एक्ट खत्म होता है। इसमें इतना ही पॉइंट आएगा, इतना ही पूछेगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अगला जो एक्ट आएगा उसको देखते हैं, वो है पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। उसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट। तो चलिए उसके बारे में चर्चा करते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट जो है ये 1784 में आया था। पिट्स इंडिया एक्ट ये आया था 1784 में। तो ये एक्ट लाने की जरूरत क्या पड़ी, इस एक्ट को इसलिए लाया गया ताकि जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का, उसमें कुछ कमियां थी, उसको सुधारने के लिए लाया गया था। और कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को और भी डिसिप्लिन्ड बनाया जा सके, इसके लिए लाया गया था। तो पहला लिखेंगे कि क्यों लाया गया था, ताकि जो है इम्प्रूवमेंट लाया जा सके, इम्प्रूवमेंट इन द प्रोविजंस
इंप्रूवमेंट सीधा लिखता हूं, इन द प्रोविजंस ऑफ 1773 एक्ट, दैट इज कौन सा एक्ट है ये? रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें इंप्रूवमेंट लाया जा सके, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि ये तो ठीक है, और किस लिए लाया गया था? ताकि कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को was further regulated, ताकि इसे डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाया जा सके, ठीक है। डिसिप्लिन के लिए इसको लाया गया था। थर्ड यहाँ पे देखेंगे कि जो पिट्स इंडिया एक्ट है उसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का प्रावधान दिया गया। 6 मेंबर्स की बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स बोलते हैं इसे, ये एक बोर्ड बनाया गया। 6 मेंबर्स की बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स बनाई गई ताकि जो पॉलिटिकल मुद्दे थे भारत में उसको ये देख सके। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी इसकी? रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? पॉलिटिकल नेचर की थी, पॉलिटिकल, ठीक है। और एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया, ताकि जो ट्रेड रिलेटेड, कॉमर्स रिलेटेड जो इश्यूज है, जो मुद्दे हैं, उसको कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के, उसको ये देख सके। सो ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए लाया गया था ये। किसके ट्रेड एंड कॉमर्स? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के। यहाँ पे ब्रैकेट में ईस्ट इंडिया कंपनी लिखना, ठीक है। इसके लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर लाया गया था। 6 मेंबर का जो है एक कमिटी लाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर लाया गया, जिसको हेड करते थे एक मिनिस्टर जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के मिनिस्टर हुआ करते थे। और इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि भाई आप पॉलिटिकल नेचर के मुद्दों को देखोगे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को ये टास्क दिया गया कि ट्रेड एंड कॉमर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के आप देखोगे। इसके अलावा प्रोविंसेस को ये गाइडलाइंस दी गई, जो उस समय प्रोविंसेस थी, अदर जो प्रोविंसेस थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसको ये गाइडलाइन दिया गया। मतलब जो बाकी जो प्रोविंसेस थी ब्रिटिश इंडिया की, उनको ये गाइडलाइन दिया गया कि आप लोग जो है ऑर्डर्स को फॉलो करोगे ऑफ गवर्नर जनरल, जीओवी और जीएन लिख देते हैं हम, ठीक है। ऑर्डर्स ऑफ गवर्नर जनरल को फॉलो करोगे, नहीं तो गवर्नर जनरल आपको, आपकी सरकार गिरा देंगे, आपको जो है खत्म कर देंगे, आपका प्रोविंस ही खत्म कर देंगे। तो जो है फर्दर रेगुलेशन के लिए ये पिट्स इंडिया एक्ट आया था। इस पिट्स इंडिया एक्ट में इतना ही है। आगे बढ़ेंगे और दूसरा एक्ट देखते हैं। चलिए, अगला एक्ट आता है चार्टर एक्ट। अब आ जाएगा चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 33 और 53। ये 3 चार्टर एक्ट आएंगे। तो सबसे पहला चार्टर एक्ट देख लेते हैं। 1793 आएगा, इनफैक्ट सबसे पहले 4 चार्टर एक्ट आएंगे। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के प्रावधानों को देखते हैं। बहुत कम, इसमें कुछ ज्यादा कुछ हुआ नहीं था इस चार्टर एक्ट में। इसमें बेसिकली ये लाया गया था कि जो पेमेंट होगा, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स जो काम कर रहे थे, उनका पेमेंट कौन देगा? पहले तो ब्रिटिश गवर्नमेंट देती थी, वो लगेगा कि नहीं, आप लोग काम वहां पे कर रहे हो तो इंडियन रेवेन्यू से आपका पेमेंट होगा। तो जो पेमेंट ऑफ सैलरी मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में, किसकी सैलरी? तो जो मेंबर्स थे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के, बीओसी लिख देता हूं, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स जो थे, इनके मेंबर्स की सैलरी जो थी इंडियन रेवेन्यू से दी जाने लगी। कि भारत के पैसे से आप सैलरी लो, हमसे क्यों लोगे, ऐसा कहा जाने लग गया। इंडियन रेवेन्यू से दी जाने लगी, ठीक है। अगला पॉइंट आता है
कि कोर्ट को पावर दिया गया, जितने कोर्ट्स थे उस समय बनाए गए थे, कोर्ट्स जो बनाए गए थे उनको ये पावर दिया गया कि आप इंटरप्रेट कर सकते हो रूल्स एंड रेगुलेशंस को। पावर टू इंटरप्रेट मतलब निकालना होता है, ठीक है। इंटरप्रेट, इंटरप्रेट कर सकते हो रूल्स का, इंटरप्रेट द रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो थे उनका मतलब निकालो, आप समझने की कोशिश करो। ये कोर्ट को पावर दिया गया। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में बस यही दो बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला आएगा चार्टर एक्ट ऑफ 1813। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आएगा। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आएगा, ठीक है। 1813 का चार्टर एक्ट। तो इस चार्टर एक्ट में जो कंपनी का ट्रेड मोनोपोली था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही खाली ट्रेड करेगी भारत में, और कोई कंपनी कहीं की भी ट्रेड नहीं करेगी, चाहे वो इंग्लैंड की ही क्यों ना हो, तो इसे खत्म किया गया, ठीक है। इसे खत्म किया गया, दैट द ट्रेड मोनोपोली वाज एंडेड। ट्रेड मोनोपोली जो थी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एबोलिश्ड, एबोलिश्ड, खत्म कर दिया गया इसे, ठीक है। पहला पॉइंट तो यही है कि ट्रेड जो मोनोपोली था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसे एबोलिश कर दिया गया। दूसरा, जो काउंसिल था, गवर्नर जनरल और उसका जो काउंसिल था, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नर जनरल के पास एक काउंसिल था, काउंसिल के थ्रू वो गवर्न करते थे, रूल्स रेगुलेशन बनाते थे। तो उस काउंसिल के पावर को बढ़ाया गया। तो गवर्नर जनरल लिख देता हूं, गवर्नर को जीओ भी लिख देता हूं, जनरल को जी लिख देता हूं। गवर्नर जनरल्स काउंसिल पावर्स, काउंसिल्स पावर was increased, was increased, increased। अब ये जो इंक्रीज किया गया वो सब्जेक्ट टू था, मतलब कि एक तरफ से गवर्नर जनरल की काउंसिल्स का पावर जो है इंक्रीज किया गया, लेकिन उस पे जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का कंट्रोल था उसे भी बढ़ाया गया, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो कंट्रोल था इसके ऊपर वो बढ़ाया गया, ठीक है। काउंसिल का पावर इंक्रीज किया गया, लेकिन इसके ऊपर जो कंट्रोल था वो भी बढ़ाया गया। तो वो आप यहाँ पे ध्यान में रखना, ठीक है। थर्ड पॉइंट है इसमें कि मिशनरीज को अलाउ किया गया, मिशनरीज वेर अलाउड, मिशनरीज, 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 missionaries were allowed to preach religion, to preach religion, ठीक है। मिशनरी को ये पावर दे दिया गया कि भारत में आओ, ये क्रिश्चियन मिशनरीज की बात कर रहा हूं मैं, भारत में आओ और धर्म परिवर्तन कराओ। धर्म परिवर्तन कैसे होगा? जब आप अपना अच्छे अच्छे गुण को बताओगे अपने धर्म के बारे में, और बहुत सारा जो है इसका असर भी हुआ ट्राइबल एरियाज में, स्पेशली पिछड़े एरियाज में स्पेशली बहुत लोग जो है कन्वर्ट हुए। लोकल ऑटोनोमस बॉडीज को, इसके अलावा जो है लोकल ऑटोनोमस बॉडीज को पावर दिया गया कि आप टैक्स कलेक्ट करो, टैक्स कलेक्शन का पावर दिया गया, ठीक है। लोकल ऑटोनोमस बॉडीज को टैक्स कलेक्शन का पावर भी इसमें दिया गया। तो इस पार्टिकुलर एक्ट में इतना ही है, ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में। अब अगला देखते हैं। अगला जो आता है वो है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। नेक्स्ट जो आता है वो है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसके भी बहुत सारे प्रावधान हैं, वो देख लेंगे एक बार। फर्स्ट टाइम लॉ कमीशन बनाया गया था ताकि जो इंडियन लॉ थे उसको कंसोलिडेट किया जा सके और लॉ में कुछ सुधार है तो वो किया जा सके।
तो फर्स्ट टाइम जो है लॉ कमीशन बनाया गया था, इसमें लॉ कमीशन बनाया गया था, जिसको हेड कर रहे थे लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैक्यूले। ठीक है, लॉर्ड मैक्यूले जो है इसको हेड कर रहे थे। ठीक है, फर्स्ट टाइम जो लॉ कमीशन बना था इसी एक्ट के तहत, और ताकि कंसोलिडेट किया जा सके इंडियन लॉ को। स्लेवरी को खत्म किया गया, स्लेवरी को इलीगल एंड एबोलिश किया गया, स्लेवरी वाज एबोलिश्ड, स्लेवरी को एबोलिश किया गया 1843 में। 1843 में स्लेवरी को खत्म कर दिया गया इसी एक्ट के तहत। ठीक है, इसी एक्ट के तहत स्लेवरी को खत्म कर दिया गया। इसके अलावा दोस्तों गवर्नर जनरल काउंसिल को पूरे भारत में रूल बनाने का पावर दिया गया। गवर्नर जनरल के काउंसिल को लिख देता हूं, गवर्नर जनरल काउंसिल वाज authorized to make law for whole India, for whole of India, पूरे भारत के लिए ये लॉ बना सकते थे। ठीक है, इनको ऑथराइज किया गया। तो कहीं ना कहीं सेंट्रलाइजेशन अपने पीक पे था कि गवर्नर जनरल को काउंसिल को पूरे भारत में लॉ बनाने के लिए ऑथराइज कर दिया गया। ठीक है, इसके अलावा गवर्नर जनरल को और भी पावर दिया गया। गवर्नर जनरल गवर्नर जनरल को देता हूं कि ये बजट खुद बना सकते थे। बजट जो है सिंगल बजट जिसे कहते हैं, पूरे भारत के लिए सिंगल बजट बनाने का इनको राइट दे दिया गया गवर्नर जनरल को। ठीक है, गवर्नर जनरल को ये राइट दिया गया कि सिंगल बजट बनाइए पूरे भारत के लिए, तो ये भी पावर दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो रेवेन्यू को भी पूरा कंट्रोल में ला दिया गया। साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी को मेयरली कह सकते हैं कि पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी बना के छोड़ दिया गया। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को ये पावर फर्दर रिड्यूस हुए। ईस्ट इंडिया कंपनी ओनली इसको पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एडीएम लिख देता हूं, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना के छोड़ दिया गया। इसके ट्रेड वगैरह तो खत्म हो ही गए थे। ठीक है, ओनली पॉलिटिकल एंड एडम बॉडी, बस एक रिप्रेजेंटेशन नाम का था, इसका पावर ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका था। ठीक है, साथ में अगर बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन काउंसिल बोला जाने लग गया। ठीक है, गवर्नर जनरल और इनके काउंसिल को यहां पे लिख देता हूं, गवर्नर जनरल और इनके काउंसिल को इंडियन काउंसिल बोलना शुरू कर दिया गया, इंडियन काउंसिल। ठीक है, मतलब ये सेंट्रलाइजेशन का पीक था कि गवर्नर जनरल के काउंसिल को इंडियन काउंसिल बोलना शुरू कर दिया गया, इनके गवर्नमेंट को इंडियन गवर्नमेंट बोलना शुरू कर दिया गया। तो इस एक्ट में इतना ही। अगला एक्ट होगा एक्ट ऑफ 1853, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। चलिए अगला एक्ट और आखिरी एक्ट इस सीरीज में देख लेते हैं 1857 से पहले, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, 1853 का चार्टर एक्ट। तो इसमें जो है इस चार्टर एक्ट को लॉर्ड डलहौजी के रिकमेंडेशन पे लाया गया था। लॉर्ड डलहौजी रिकमेंडेशन पे लाया गया था। लॉर्ड डलहौजी उस समय भारत में गवर्नर जनरल थे और इन्हीं के रिकमेंडेशन पे लाया गया था। ठीक है, सो इनकी रिपोर्ट आई थी और इसी पे ये बेस्ड था, चार्टर एक्ट 1857। इसके प्रावधानों में देखें तो सेपरेट गवर्नर बंगाल के लिए इसमें प्रावधान दिया गया कि देयर शैल बी ए सेपरेट गवर्नर फॉर बंगाल के लिए एक सेपरेट गवर्नर होगा, इसमें प्रावधान दिया गया। साथ में लेजिस्लेटिव पावर को एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन से अलग किया गया। तो कहते हैं कि गवर्नर जनरल की काउंसिल के जो पावर थे
काउंसिल का पावर जो था उसमें लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को अलग अलग कर दिया गया। सेपरेशन लिख देता हूं, सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। आप समझ रहे हो ना कि लेजिस्लेटिव पावर और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर क्या होता है। लेजिस्लेटिव पावर एक ऐसा पावर होता है जिसके तहत आप रूल्स रेगुलेशंस बनाते हो। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऐसा पावर होता है जिससे आप सरकार चलाते हो, गवर्नमेंट को रन करते हो। तो इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया, ठीक है। साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाया गया, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी के बंदों को चुना कैसे जाएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाके। तो फर्स्ट टाइम जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है इसी एक्ट के प्रावधानों में लाया गया। किसके लिए भैया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉय थे उसको चुनने के लिए, एम्प्लॉय की नियुक्ति के लिए लाया गया था कॉम्पिटिटिव एग्जाम। साथ में एक और इंपॉर्टेंट इसमें प्रावधान लाया गया कि कभी भी ये एडवाइस किया गया कि जब लगता है ब्रिटिश पार्लियामेंट को तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी एबोलिश कर सकती है। तो प्रोविजन फॉर एबोलिशमेंट फॉर एनी टाइम इस एबोलिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी EIC, ठीक है, कभी भी जो है इसको खत्म किया जा सकता था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। दैट्स ऑल।